हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवीडी। आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म की। जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मोल कॉन्सेप्ट्स की, और उसी के आगे हमने आगे बताया था आपको कि आगे हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी हमारे पास होती है, कंसंट्रेशन यूनिट कौन कौन सी होती है इन केमिस्ट्री। तो हम उसमें वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कंसंट्रेशन टर्म्स दो पार्टों में मैंने डिवाइड किया हुआ है, एक है ग्रुप ए और एक है ग्रुप बी। ग्रुप ए वो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ग्रुप बी जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? वो कंसंट्रेशन जो टेम्परेचर चेंज होने के साथ चेंज होती है, और वो कंसंट्रेशन जो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होती है। मतलब कि टेम्परेचर कोई भी चेंज हो, बढ़ रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास यहाँ पे है। देखो, पहला है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मैं इसमें बोल सकता हूं। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब, मान लीजिए मेरे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में दो चीजें होती है। एक होता है सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब दो चीजें हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो मैं वेट बाय वॉल्यूम की बात करूं तो इसमें होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट सॉल्यूट ले लो और सॉल्वेंट ले लो, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंटेज निकाल रहा है तो इंटू 100। मतलब मुझे अगर सॉल्यूशन के अंदर मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का, आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, किसी भी कंपोनेंट का अगर मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है कि सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का है या कितना वॉल्यूम सॉल्वेंट का है, उसके लिए मैं यूज करूंगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। दोनों के केस में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन हम करेंगे। सेकंड कंसंट्रेशन हम यहाँ पे देखते हैं। सेकंड कंसंट्रेशन आपके परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। मतलब अगर मेरे को वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नहीं निकालना है कि मेरे को वॉल्यूम ml में नहीं चाहिए, ये लीटर में नहीं चाहिए, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए केजी में चाहिए, ग्राम में चाहिए, तो उस केस में मैं यूज करूंगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अगर मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है और मुझे निकालना है कि सॉल्यूट का कितना वेट इस, मान लीजिए 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है या फिर कितना ग्राम ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, उसके लिए हम लेंगे वेट बाय वॉल्यूम। अभी पूरा फॉर्मूला डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले देख लेते हैं कि ग्रुप ए में और ग्रुप बी में क्या क्या चीजें हैं। थर्ड इसमें आती है मोलैरिटी और फोर्थ आती है नॉर्मेलिटी। ग्रुप ए में जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है और वॉल्यूम से रिलेटेड टर्म्स जो होगी वो ग्रुप ए में आएगी, और जो मास से रिलेटेड टर्म्स होंगी वो ग्रुप बी में आएंगी। तो हम दो चीज में और इसे कैटेगराइज कर सकते हैं, वॉल्यूम में और मास में। जो मास से रिलेटेड टर्म्स होंगी वो ग्रुप बी में आएंगी, और जो वॉल्यूम से रिलेटेड टर्म्स होंगी वो ग्रुप ए में आएंगी। ग्रुप बी की बात करते हैं, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और मास से डिपेंड करती है, तो वह है परसेंटेज बाय वेट, और वेट बाय वेट परसेंटेज मैं इसे बोल सकता हूं। सेकंड होता है मोल फ्रैक्शन, जो जिसको मैं एक्स से डिनोट करता हूं, मोलैलिटी जो उसको मैं स्मॉल m से डिनोट करता हूं, और पार्ट पर मिलियन, ठीक है ना, जिसको मैं ppm से डिनोट करता हूं, ppm। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसी चीजें हम डिफाइन निकाल सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में, रिलेटेड क्वेश्चन में कैसे पूछे जा सकते हैं, और मेरे को इसको कैसे सॉल्व करना होगा। देखिए मेरे पास होते है एक चीज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, दो चीजें से मिलके बना होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। इन दोनों के मिला के बनता है सॉल्यूशन, दोनों को मिला के बनता है सॉल्यूशन। अब यही दोनों टर्म्स मेरी क्या होनी है, सब जगह यूज होने वाली है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इनका वॉल्यूम, इनका मास, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो पहला था वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसमें होता है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट में मैं कुछ भी ले सकता हूं, सॉल्यूट ले सकता हूं, अगर मुझे सॉल्यूट का निकालना हो तो सॉल्यूट का वॉल्यूम ले लेना है, सॉल्वेंट का निकालना हो तो सॉल्वेंट का ले लेना है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द
सॉल्यूशन इनटू 100। इसमें आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, अभी बस हम यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे इसे फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको भी सेम करना है, बस ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ कंपोनेंट आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कुछ भी ले सकते हैं। सॉल्यूट का निकालना हो तो सॉल्यूट का निकल ले लेना है, और सॉल्वेंट का निकालना हो तो सॉल्वेंट का ले लेना है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है ना, परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए मल्टीप्लिकेशन बाय 100 किया है। ये है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हम ऐसे फाइंड करेंगे किसी भी कंपोनेंट का आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का लो या फिर सॉल्वेंट का लो, किसी भी कंपोनेंट का निकालना हो तो ये इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे इसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, ये हमारे पास है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे, मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होगा, तो देखते हैं यहाँ पे मोलैरिटी का। देखिए बच्चों, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट ऑफ व्हाट, सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम किसमें, इन लीटर में बात करेंगे हम कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी को मैं डिफाइन करता हूं कैपिटल M से मैं डिनोट करता हूं, या फिर मैं इससे बोलता हूं मोलर कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे, मोलर कंसंट्रेशन में। इसको क्वेश्चन में कई बार हमारे पास आ जाता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन XYZ, तो समझ लीजिएगा, तो वो आपको मोलैरिटी दी गई है। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं भी कंसिडर कर लेता हूँ कि A क्या होगा, आपका सॉल्यूट होगा, और B आपका सॉल्वेंट होगा। B क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, मैं स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूं, A सॉल्यूट होगा, B सॉल्वेंट होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने बताया था, मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट गिवन अपॉन मोलर वेट या मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि लैब में हमारे पास लीटर्स में चीज़ें नहीं होती है, हमारे पास चीज़ें होती है mLs में होती है या मिलीलीटर्स में होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम लिया गया है, तो मेरे को कोई फॉर्मूले में वॉल्यूम इन लीटर, तो मैं डिवाइडेड बाय 1000 करूँगा, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करूँगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो मेरा जो फाइनल फॉर्मूला बनता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000, ये मेरा मोलैरिटी का फॉर्मूला बन जाता है। यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000, ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला बन जाता है। ओके, आप वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं। हम आगे बात करें तो कई बार हमारे पास दी जाता है, शॉर्ट टर्म्स हमारे पास मोलैरिटी में आती है। तो कौन कौन से शॉर्ट टर्म्स होती हैं, देखिए कौन कौन सी शॉर्ट टर्म्स हमारे पास होती है। हमारे पास अगर दिया गया है डेसी मोलर, क्या दिया गया है, डेसी मोलर अगर हमारे पास दिया गया है, इसका मतलब है 1/10 मोलैरिटी मेरे को दी गई है। 1/10 का मतलब 0.1 कैपिटल M मुझे मोलैरिटी दी गई है। अंडरस्टूड है, डेसी मोलर का मतलब मोलैरिटी कितनी गिवन है,
0.1 मेरे पास गिवन है। और अगर मेरे पास सेमी मोलर दिया गया, डेसी मोलर दिया गया है, या फिर आपको सेमी मोलर भी कई बार बोला जा सकता है, सॉरी इसमें डेसी मोलर नहीं, सेमी मोलर है। ओके, सेमी मोलर सही है। अब बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में आपका आता है सेंटीमोलर। अगर सेंटीमोलर इसमें दिया गया है, सेंटीमोलर इसमें बताया गया है, तो सेंटीमोलर का मतलब होता है m डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 0.01 मेरे को क्या दी गई है, मोलैरिटी दी गई है। और अगर मेरे को बोला जाए मिली मोलर, अगर बोला जाए मिली मोलर में मेरा हो जाएगा m डिवाइडेड बाय 1000, तो यानी कि 0.001 मुझे क्या दी गई है, मोलैरिटी दी गई है। तो ये टर्म्स ध्यान रखिएगा, डेसी मोलर, सेंटीमोलर और मिली मोलर क्वेश्चन में कई बार आ सकता है। तो 1/10 मेरे पास मोलैरिटी दी गई है, यानी कि 0.1 मेरे पे मोलैरिटी दी गई है। तो मोलैरिटी हम ऐसे फाइंड करेंगे इन केस अगर आपको क्वेश्चंस में ये चीजें दी गई हो, सेंटीमोलर सॉल्यूशन, मिली मोलर सॉल्यूशन या फिर डेसी मोलर सॉल्यूशन आपके पास दिया गया है। आगे बात करें नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड हमारा यही रहेगा, ए आपका सॉल्यूट रहेगा, बी आपका सॉल्वेंट रहेगा। तो बात करें नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी आपका क्या होता है, नॉर्मेलिटी आपका होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा बच्चों, अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो डिपेंड्स अपॉन कि आपको एसिड की पूछी गई है, बेस की पूछी गई है, या फिर आपकी सॉल्ट की पूछी गई है। तीनों के अलग अलग तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो आइए फाइंड करते हैं कि कैसे हम क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट हम इसमें फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आपका रहेगा मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट ग्राम्स। मास जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, मास इन ग्राम जो कि क्वेश्चन में आपका गिवन होगा, अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है। अच्छा आप भैया इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करें, ठीक है ना, इक्विवेलेंट मास का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो आइए देखिए इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला कैसे हम फाइंड करते हैं। तो इसमें डिपेंड करेगा आपकी एसिड की बेसिसिटी पे और बेस की एसिडिटी पे, और अगर हमें सॉल्ट बोला जाए तो सॉल्ट के मेटल पे कितना चार्ज होता है उस पे डिपेंड करेगा। अब देखिए कैसे फाइंड करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखिए अगर मैं एसिडिटी, देखो पहले मैं एसिडिटी और बेसिसिटी समझ लेता हूं। एसिडिटी किसकी होती है, एसिडिटी हमेशा किसकी होगी, बेस की होगी, और बेसिसिटी किसकी होगी, बेसिसिटी आपकी होगी एसिड की बेसिसिटी होगी। अब कैसे एसिडिटी और बेसिसिटी फाइंड करें, तो देखिए अगर मैं HCl की बात करूं, जितना ये हाइड्रोजन आयन देगा दैट इज द बेसिसिटी ऑफ द एसिड, दैट इज द, इसकी बेसिसिटी मैं बोलूं तो इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी। और अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन आयंस दे रहा है, या जितना बोल सकता हूं जितने के ऊपर चार्ज आएगा। ओके, और H3PO4 की बात करूं तो इसकी, इसमें बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी, और PO4 3 नेगेटिव।
ठीक है। तो ये एसिडिटी की हमेशा बेसिसिटी कैसी होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी और इसकी 3 होगी। तो एसिड की बेसिसिटी ऐसे फाइंड करनी है और बेस की एसिडिटी कैसे फाइंड करनी है। मान लीजिए मेरे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो इस पे सोडियम मेटल पे जितना चार्ज आएगा उतना मेरा इसकी एसिडिटी होगी। ठीक है, इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं इसकी, या फिर जितना OH नेगेटिव आयन देगा वो मेरी बेसिसिटी हो जाएगी। और अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो इस पे कितना आ रहा है, Cu2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, इसकी एसिडिटी मेरी 2 हो जाएगी। और अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी मेरी, इसकी एसिडिटी 3 हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरे पास था ये एसिड की थी, ये बेस का था। ठीक है, तो आइए पहले बता देते हैं कि आपको इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है। ओके, अगर मैं एसिड की बात करूं तो इसमें क्या होगा, मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड, मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, और अगर बेस की बात करूं तो सेम चीज होगा, मोलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे क्या निकालना है, HCl की निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे क्या निकालना है, HCl की एसिडिटी ये निकालना है, इक्विवेलेंट मास, तो कैसे होगा, HCl का मोलर मास हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो ये 36.5 हो जाता है। ठीक है, तो इसकी कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट मास इसका हो जाएगा, किसका, HCl का, यहाँ हो जाएगा 36.5 अपॉन इसकी बेसिसिटी 1 होती है तो अपॉन 1 मैं यहाँ पे आपका लिख दूंगा। ठीक है, बाकियों का भी ऐसे निकालना है, जैसे मुझे NaOH का निकालना है तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, इसका होता है 1। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 16 + 6 + 3 9 और 1 10 कैरी 1 2 3 4 कितना होता है, 40 इसका होता है। तो इक्विवेलेंट मास जो इसका निकल जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, तो आपका क्या हो जाएगा 40/1, इसका इक्विवेलेंट मास आपका 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसके एसिड की और बेस का इक्विवेलेंट मास फाइंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं बात हम सॉल्ट की। अगर मुझे सॉल्ट क्वेश्चन में गिवन है और उसकी मोलैरिटी अगर मुझे नॉर्मेलिटी अगर मुझे उसकी फाइंड करनी है तो मैं कैसे इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करूंगा। तो सॉल्ट में क्या दिया जाता है, मोलर मास ऑफ सॉल्ट क्या जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्ट अपॉन चार्ज ऑन, किसके ऊपर चार्ज ऑन मेटल आयन, मेटल आयन के ऊपर कितना चार्ज होगा वो मैं इक्विवेलेंट मास किसका, सॉल्ट का इस तरीके से फाइंड करूंगा। ठीक है, अब बात करें अगर मुझे किसी एलिमेंट क्वेश्चन में गिवन हो, अगर मुझे क्वेश्चन में एलिमेंट गिवन है तो उसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा एलिमेंट का, इसमें लिखना है एटॉमिक वेट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट अपॉन उस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी, उससे मैं इसका ये फाइंड करूंगा, इक्विवेलेंट मास फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज है कुछ जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपको इनको लर्न होना चाहिए। और लर्न करने का तरीका क्या है, एप्लीकेशंस पहली ही वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब तक आप क्वेश्चन में अप्लाई करना, फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं सीखोगे तो फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होएगा, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। ओके, आगे नेक्स्ट बात करें तो ग्रुप बी की बात करते हैं।
क्या करते हैं, ग्रुप बी की बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ मोलैरिटी का और इसका मोलालिटी का कुछ चीज़ बताता हूँ। मान लो आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं, ये सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी आपके पास मैं दे देता हूँ। सॉल्यूशन ए से सॉल्यूशन बी बना है, मान लीजिए कैसे, इसकी मोलैरिटी इनिशियली m1 थी, इसकी वॉल्यूम v1 था, और मैंने इस पे क्या करा, मान लीजिए सॉल्ट प्लस वाटर इसमें अभी सॉल्यूशन, अगर मेरे पास सॉल्यूशन जो है सॉल्ट और वाटर का है, मान लीजिए इसमें मैंने 10 ml ऑफ वाटर इसमें और ऐड किया, तो A से क्या बना, B मेरा क्या बना, सॉल्यूशन बना, इसकी मोलैरिटी में M2 हो जाएगी, इसका वॉल्यूम V2 हो जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम तो मुझे पता होगा क्योंकि मेरे को वॉल्यूम सॉल्यूशन का गिवन होगा कि मान लीजिए मेरा इसमें 90 ml मेरा क्या है, टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, 10 ml और ऐड हो गया तो कितना हो गया, 100 ml हो गया। अब नई मोलैरिटी कैसे निकालूं, तो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला आता है m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। देखिए आपको गिवन होगा m1, आपको गिवन होगा v1, आपको गिवन होगा v2, आप फाइंड कर सकते हो क्योंकि 10 ml और ऐड हुआ है तो वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा। मोलैरिटी, नई मोलैरिटी कितनी होगी उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं m1v1 इक्वल टू m2v2। मान लीजिए मेरे को इसको आपको दे दिया गया है 10 मोलर, मुझे क्या दिया गया, इसका आपका दिया गया, तो आइए देखो m2 कैसे फाइंड करेंगे, m1 दिया गया है 10, ये दिया गया है 90 इक्वल टू m2 मुझे फाइंड करना है, और वॉल्यूम पूरा नया जो है वो 10 ml बन जाता है। तो m2 की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं तो आप सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो कितना आएगा ये। तो मोलैरिटी की यूनिट में बात करूं तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी की यूनिट बात करूं तो मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही करा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें अगर मैं यूनिट बताऊं तो मोल पर लीटर क्या हो जाएगी, आपकी यूनिट हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूं 9 मोल पर लीटर क्या हो जाएगा आपका, इसकी यूनिट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं ये फाइंड करूंगा। सेम चीज मेरे पास नॉर्मलिटी में भी आती है, अगर मुझे दो सॉल्यूशन दिया गया हो सेम ए एंड बी और उस केस में भी नॉर्मलिटी गिवन हो, मान लीजिए कैसे, सेम सॉल्यूशन लेता है, इसकी नॉर्मलिटी n1 हो जाएगी, इसकी नॉर्मलिटी n2 हो जाएगी, इसका वॉल्यूम v1 हो जाएगा, इसका वॉल्यूम v2 हो जाएगा। तो सेम केसेस में भी हम अप्लाई करेंगे n1 v1 इज इक्वल्स टू n2 v2, n2 v2। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कि एक और इसमें से कॉन्सेप्ट आता है आपके पास कि अगर आपके पास दो सॉल्यूशन दिए गए हो, कैसे, अगर आपके पास दो सॉल्यूशन गिवन हो, मान लो क्या है, एक सॉल्यूशन A है, एक सॉल्यूशन B है, ठीक है। अब मैंने दोनों को ऐड किया, इसका मोलैरिटी m1, इसकी मोलैरिटी m2, इसका वॉल्यूम v1, इसका वॉल्यूम v2, इन दोनों को ऐड किया और एक तीसरा ही सॉल्यूशन बना जिसकी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी m3 और इसका वॉल्यूम v3। और ऐसे जैसे ही हमने पहले किया था कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, v1 प्लस v2 होगा, तो अगर मैं इसकी नई सॉल्यूशन का जो दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बना है उसका मोलैरिटी कितना होगा, तो सेम चीज इसमें करेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू v1 प्लस m3 v3, और v3 आपको पता है कैसे निकालना है, m1 प्लस m2। इस केस में आपका ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, आइए बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी में कैसे चीजें रहने वाली हैं, ग्रुप बी में चीजें कैसे रहेंगी आपकी, तो ग्रुप बी की बात करें जो कि किस पे डिपेंड है, मास से रिलेटेड है और जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी। तो इसमें सबसे पहली मेरी टर्म आती है कि परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो सेम चीज इसमें करना है मुझे, मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ
सॉल्यूशन। कंपोनेंट पे फिर बता रहे हैं सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो इनटू मल्टीप्लिकेशन बाय 100, तो यहां से निकलेगा हमारा वेट बाय वेट, परसेंटेज हमारा यहां से निकलेगा। ठीक है, ये क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे होता है, क्या होता है मोल फ्रैक्शन, तो आइए बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की कि मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन आपका कैसे होगा, देखो मोल फ्रैक्शन जैसा समझ रहे हो कि मेरे पास अगर दो चीजें, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। अगर मैं बात करूं इसकी तो इसके नंबर ऑफ मोल्स ए ले लो, इसके नंबर ऑफ मोल्स बी ले लो। ठीक है, या फिर एक चीज और करते हैं, देखिए सॉल्यूशन है, मान लीजिए सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या है ए भी मिक्स है, बी भी मिक्स है और सी भी मिक्स है, तीन कंपोनेंट मिक्स है ए बी एंड सी। इसका क्या है नंबर ऑफ मोल्स ए है, इसका नंबर ऑफ मोल्स बी है और इसके नंबर ऑफ मोल्स सी है। तीन मोल्स लेते हैं और अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना हो, अगर मुझे ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। ठीक है, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी की, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, जो कि Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, अब C के निकाला तो सेम चीज मैं क्या करूंगा, C से भी करूंगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C बात करूं। और एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि मेरे टोटल जितने भी नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C, इन तीनों का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तीनों का सम कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। और अगर मैं मान लीजिए आपके पास ए और बी के मोल फ्रैक्शन पता है तो टाइम कंज्यूमिंग के लिए, टाइम बचाने के लिए आप 1 से ए और बी का प्लस करके माइनस कर सकते हैं, तो हमारा क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इजी वे में आ सकता है। ठीक है, या फिर एक तरीका अगर आप और तरीके से लें तो मान लीजिए मेरे सी नहीं लेते हैं, 2 लेते हैं, 2 से भी और थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि अगर ए का निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बी का अगर मुझे निकालना हो तो बी का मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इस तरीके से मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ। ओके, आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। और हमारी नेक्स्ट टर्म जो आती है वो आती है मोलैलिटी। ठीक है, तो आइए मोलैलिटी में बात करते हैं कि मोलैलिटी क्या, कैसे फाइंड करते हैं और कैसे कैसे हमारे पास इसके अप्रोचेज होते हैं। तो मोलैलिटी की बात करूं, मोलैलिटी, तो मोलैलिटी में डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये भी करेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे मास लेंगे सॉल्वेंट का, किसमें, इन केजी में लेंगे मास। तो आइए इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो इसको मैं स्मॉल m से डिनोट करता हूं, तो और इसको बोलता हूं मोलल कंसेंट्रेशन। क्वेश्चन में कई बार गिवन होता है मोलल कंसेंट्रेशन, तो ध्यान रखिएगा ये है मोलर कंसेंट्रेशन और किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सेम चीज ए क्या रहेगा मेरा, सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि MB मास ऑफ सॉल्वेंट। और मेरे को लैब में ग्राम्स में चीज़ें रहती हैं, केजी में मेरे पे लैब में चीज़ें नहीं होती है। तो अगर मैं लेबोरेटरी से करूँ तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 लिखते हैं। तो यानी कि M इज इक्वल्स टू
वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू डिवाइडेड इनटू 1000। ठीक है, इस तरीके से मैं मोलैरिटी यहां पे फाइंड करता है। ठीक है, अब बात करें लास्ट टॉपिक की, जो है पार्ट पर मिलियन। अच्छा, पार्ट पर मिलियन कब यूज होता है? देखिए, पार्ट पर मिलियन तब यूज होगा व्हेन द वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, सॉल्यूट एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर ये बहुत वेरी स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है ना, अगर ये क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है इन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए मेरे को ये दिया गया है 100 ml, कितना दिया गया है? 100 ml लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, अगर यहाँ पे क्या दिया गया है, 100 ml दिया गया है, और अगर मेरे पास क्या गिवन है, सॉल्यूट, मतलब बहुत कम अमाउंट में आपका गिवन है, ठीक है ना, क्या है, इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मान लो ये मेरे पे गिवन है 0.001 ग्राम, ठीक है ना, या ml में ले लो, किसमें भी लेना है, 0.00 मास में लेते हैं, तो मास से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 100 ग्राम में कितना है, 0.011 ग्राम में है, तो मैं बोल सकता हूं कि मास ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि मान लो ये A है और ये B है, ये A है और ये B है, तो मैं निकालूंगा पार्ट पर मिलियन कैसे निकालते हैं, यानी कि मास ऑफ A, मास ऑफ A प्रेजेंट इन पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन। पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन में कैसे होगा, या फिर मैं बोल सकता हूं मास ऑफ, या बोल सकता हूं मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 क्या होगा, यहां पे ये फॉर्मूला आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, होप आपके समझ में ये पूरी चीज आई होगी। नोट डाउन करना तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम आपके आगे के कॉन्सेप्ट्स में, कुछ क्वेश्चंस भी इसमें हम लगाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व किए जाते हैं। इस वीडियो में आपका इतना कॉन्सेप्ट है कि कंसंट्रेशन यूनिट्स कौन कौन सी होती है, कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन सी होती है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप कॉन्सेप्ट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं SVD चैनल। थैंक यू सो मच।